आज का टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है क्रमागत अभिक्रियाएं, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। तो ये टॉपिक है वैद्युत रसायन का नहीं बल्कि है रासायनिक गतिकी का, जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। और इसमें आज का टॉपिक है, इसका टॉपिक का नाम है 22, जिसका नाम है क्रमागत अभिक्रियाएं, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। तो इसमें कंसेक्यूटिव रिएक्शंस में आप लिखेंगे टॉपिक का नाम लिखेंगे 22 क्रमागत अभिक्रियाएं, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। ये है आपका रासायनिक गतिकी का 22 नंबर टॉपिक। 21 टॉपिक हो गया है। तो आप लोग लिखेंगे इसमें कि प्रथम कोटि की ऐसी अभिक्रियाएं, प्रथम कोटि की ऐसी अभिक्रियाएं दो चरणों में होती है, दो चरणों में होती है। तो इसका हम पहले एक ग्राफ बना देते हैं इस साइड में, और इस साइड में कॉन्सेप्ट आपको बताते जाएंगे कि ए बी सी तीन प्रकार का आपको हम बताएंगे। इसमें ए बी सी सांद्रण और समय के बीच में बताएंगे। तो आप लोग वाई एक्सिस पर सांद्रण को दर्शाएंगे, इधर लिखेंगे सांद्रण और इधर लिखेंगे आप समय, इधर लिखेंगे समय और आप इधर लिखेंगे सांद्रण। अब इसमें ए बी और सी तीन को दिखाना है, तो एक को आप ऊपर से दिखाना है और दो को आपको नीचे से दिखाना है। तो ऊपर से अगर हम प्रोडक्ट को दिखाते हैं तो सीधा आप इस प्रकार का दिखाएं और यहां पर ए लिखें, और बी और सी को अगर दिखाना है तो बी और सी को, इसके बारे में स्टेटमेंट भी हम बताएंगे, लिख कर बताएंगे, ताकि आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाए। ये हो गया आपका। और इस लाइन और इस लाइन के बीच में आप प्रयास करें कि इस लाइन को इस लाइन से थोड़ा सा नीचे करते चले जाएंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे। पहले यहां पर ए लिख दें, इसको आप बी लिख दीजिए, और एक लाइन और खींचिए और इस तरह से यहां पर आप लिख दीजिए सी। ए बी और सी तीन आप लिखें, जिसमें ए को यहां से खींचें और यहां तक लाएं, बी वाले को यहां से यहां इसको जीरो माने यहां से, और देख लीजिए इस साइड में एरो देकर इसको सांद्रण दर्शाएं और इस साइड समय दर्शाएं। टॉपिक का नाम है क्रमागत अभिक्रियाएं। टॉपिक का क्या नाम लिखेंगे? क्रमागत अभिक्रियाएं। प्रथम कोटि की ऐसी अभिक्रियाएं दो चरणों में होती है। प्रथम कोटि की ऐसी अभिक्रियाएं दो चरणों में होती है। उसके बाद ये फिगर बना लेंगे, जिसमें y एक्सिस वाले में लिखेंगे सांद्रण, कि ऊपर की तरफ सांद्रण है और इस साइड में समय बढ़ रहा है। सांद्रण और समय के बीच दर्शाएंगे ए बी और सी। अब ए बी और सी के बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में लिखेंगे। तो आपको पता है कि रिएक्शंस में लेफ्ट साइड में अभिकारक होता है और राइट साइड में उत्पाद होता है, जिसको कहते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इसके बारे में लिखें, पहले चरण में
अभिकारक, पहले चरण में अभिकारक ए एक मध्यवर्ती, ए के बारे में कहा गया है कि ए एक मध्यवर्ती पदार्थ बी में परिवर्तित होता है, बी में परिवर्तित होता है जब बी की मात्रा, जब बी की मात्रा बढ़कर, जब बी की मात्रा बढ़कर अधिकतम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, तब दूसरे चरण, तब दूसरे चरण में पूर्णतः प्रतिफल, में पूर्णतः प्रतिफल, में पूर्णतः प्रतिफल सी में परिवर्तित, सी में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। और इन पर अभिक्रियाओं को हम ए, बी और सी के ग्राफ में बताएंगे। इस पर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनवाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो क्रमागत अभिक्रियाएं में ए, बी, सी को दर्शाना है आपको। ए को इस प्रकार दर्शाना है, सांद्रण घट रहा है, समय देखिए यहां बढ़ रहा है, यहां देखिए सांद्रण ऊपर बढ़ रहा है, समय भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा ये है, और तीसरा देखिए इसमें सांद्रण बढ़ते जा रहा है। तो इस बातों को लिखेंगे कि पहले चरण में अभिकारक ए एक मध्यवर्ती पदार्थ बी में परिवर्तित होता है, बी में परिवर्तित होता है जब बी की मात्रा बढ़कर अधिकतम हो जाती है, तब दूसरे चरण में पूर्णतः प्रतिफल में सी में परिवर्तित हो जाता है। लिख लिए, सी में परिवर्तित हो जाता है, सी में परिवर्तित हो जाता है। आगे लिखेंगे इसी में एक ग्राफ छोड़कर, सी में परिवर्तित हो जाता है। अब सांद्रण की बात है, सांद्रण देखिए ए का यहां की बात है, तो लिखेंगे यदि, यदि ए के सांद्रण, यदि ए के सांद्रण का विश्लेषण, अगर ए के सांद्रण का विश्लेषण, यदि ए के सांद्रण का विश्लेषण करके अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति का निर्धारण किया जाए, अभिक्रिया की प्रगति का निर्धारण किया जाए, अभिक्रिया की प्रगति का निर्धारण किया जाए, तो वक्र की प्रकृति, वक्र की प्रकृति ए जैसी होती है, ए जैसी होती है। क्या लिखे आप कि अगर ए का सांद्रण का विश्लेषण करते हैं तो अभिक्रिया की प्रकृति का निर्धारण आप इस प्रकार से दिखाएंगे, तो वक्र की प्रकृति ए जैसी होगी। लिख लीजिए, एक, यदि ए के सांद्रण का विश्लेषण करके अभिक्रिया की प्रगति का निर्धारण किया जाए तो वक्र की प्रकृति ए जैसी होती है। अगर बी की बात की जाए तो बी के बारे में क्या लिखेंगे, तो लिखें, अगर हम इस बी की बात करें, इसी प्रकार, इसी प्रकार बी वक्र की प्रकृति, बी वक्र की प्रकृति और सी के सांद्रणों, सी के सांद्रणों द्वारा अभिक्रिया, सी के सांद्रणों द्वारा अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति
का निर्धारण करने पर प्राप्त वक्रों की प्रकृति बी और सी जैसी पाई जाती है। बी और सी जैसी पाई जाती है, बस इस प्रकार से लिख देंगे, पाई जाती है। उदाहरण भी अभी बताएंगे हम, 2 उदाहरण लिखकर आपको बताएंगे ताकि और समझने में सुविधा हो कि बी और सी को किस प्रकार से देखेंगे, ये बी और ये सी। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि बी वक्र की प्रकृति और सी के सांद्रणों द्वारा अगर अभिक्रिया की प्रकृति का निर्धारण करेंगे तो आप इस प्रकार से इसे दर्शाने की कोशिश करेंगे। एक लाइन और लिखेंगे, बस ये ग्राफ समाप्त हो जाएगा और इसका उदाहरण देकर समझाएंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। उसमें कुछ कुछ आपको नोमेनक्लेचर भी याद रखना पड़ेगा उदाहरण देने के लिए क्रमागत रिएक्शंस का। तो लिखेंगे वक्र V को देखने से इसकी बात चल रही है कि वक्र V को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मध्यवर्ती पदार्थ B का सांद्रण बढ़कर अधिकतम होने के बाद क्या लिखा हुआ है, तो अधिकतम होने के बाद नीचे गिर जाता है। बस इसी ग्राफ को लैंग्वेज में लिख देंगे, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जो इस ग्राफ में आपको दिख रहा है बस उसी बात को, क्या लिखा हुआ है बी के बारे में क्या लिख सकते हैं कि जो वक्र दिख रहा है, यहाँ वक्र बी दिख रहा है, यहां से देखिए बढ़ते हुए और यहां पर ऊपर गया और फिर नीचे गिर गया। तो वक्र बी को देखने से स्पष्ट हो जाता है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि मध्यवर्ती पदार्थ बी का सांद्रण जो है बढ़कर अधिकतम भी हुआ, लेकिन अधिकतम होने के बावजूद भी यह नीचे गिर जाता है। तो इस बात को आप लिखेंगे, वक्र V को देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि मध्यवर्ती पदार्थ B का सांद्रण अधिकतम बढ़ा और फिर वह नीचे गिर जाता है। बहुत इजी है, सिर्फ ग्राफ खींचेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे। अगले दिन आप क्रमागत अभिक्रियाएं पर 2 लाइन 5 लाइन आप लिख सकते हैं। अब एक और लिख लीजिए, एक लाइन और, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि B पूर्णतः C में परिवर्तित हो जाता है। C में परिवर्तित हो जाता है। अब आइए 1-2 उदाहरण देते हैं ताकि जो एग्जाम में पूछा जाता है कैसे समझना है उसके बारे में, क्योंकि ये तो थ्योरी था। अब आइए आपको बताते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण में अगर आप ईथर पढ़े होंगे चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अंग्रेजी मीडियम में हम अभी ईथर पढ़ा रहे हैं, उसमें ईथर का नाम होता है डाइमिथाइल ईथर। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम ईथर ही चैप्टर चल रहा है अंग्रेजी मीडियम में। तो उदाहरण में पहला लिखेंगे, पहला उदाहरण डाइमेथिल ईथर की बात, डाइमेथिल ईथर का अपघटन हमें करना है। तो डाइमेथिल ईथर का अपघटन 2 चरणों में पूरा होता है। लिखेंगे कितने चरणों में, तो 2 चरणों में पूरा होता है, 2 चरणों में पूरा होता है। अब सबसे पहला इसमें आता है कि कंसेक्यूटिव रिएक्शंस में डाइमिथाइल ईथर का अपघटन हमें करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले तो डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के द्वारा, कार्बनिक रसायन अगर पढ़े होंगे तो उसको पहले आपको जानकारी होना चाहिए। तो उसको लिखने के लिए थोड़ा सा इधर जगह ले लेते हैं।
तो लिखेंगे इसमें उदाहरण में डाइमिथाइल ईथर, तो मिथाइल पहले ही आप इधर लिखिए, एक मिथाइल इधर लिखिए और बीच में ओ लिखिए, ये हो गया डाइमिथाइल ईथर। एक मिथाइल इधर और इसको इधर लिखिए और इसको लिख दीजिए डाइमेथिल ईथर, ये हो गया। अपघटन करना है तो ये किस में अपघटन होता है, तो ये होता है CH4 और प्लस HCHO। CH4 देखिए कार्बन और हाइड्रोजन मिल गया, 2 कार्बन था और 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 6 4 प्लस 2 6 हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया 1 2, कार्बन 1 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। तो यहां देखिए यहां है डाइमेथिल ईथर और यहां है CH4 और HCHO। तो पहले ये रिएक्शन लिख लीजिए, कल आप हमको सुनाइएगा कि डाइमेथिल ईथर को आपको क्या बोलना है, तो आप बोलेंगे डाइमेथिल ईथर को CH4 और HCHO। अब HCHO की बात अगर की जाएगी, HCHO तो ये कितने भाग में टूटता है, तो H2 और प्लस CO, ऐसा लिखेंगे। HCHO इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, याद कर लेंगे आप लोग। या मिथेनल अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आप पढ़ेंगे 12 में, और ये चैप्टर आपको मिथाइल में भी ईथर में भी काम देगा कि डाइमिथाइल ईथर 2 भाग में CH4 प्लस HCHO और HCHO फिर दो भाग में H2 प्लस CO में टूटता है। तो इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है डाइमिथाइल ईथर का और फॉर्मल्डिहाइड का। ये पहला उदाहरण हो गया कि 2 भाग में टूटा, 2 चरणों में पूरा होता है, पहला चरण ये और दूसरा चरण ये। तो कल आप बताएंगे कि डाइमिथाइल ईथर 2 भाग में टूटा, तो बोलेंगे कि डाइमिथाइल ईथर पहला मिथेल और फॉर्मल्डिहाइड, फिर फॉर्मल्डिहाइड 2 भाग में H2 प्लस CO। अब दूसरा उदाहरण एक और लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा एक रिएक्शन लिखिए, डाइमेथिल या डाइएथिल, मेथिल वाला तो बता दिए, डाइएथिल सक्सीनेट, आधा को कॉल लिखिएगा सक्सीनेट। डाइएथिल सक्सीनेट का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन, डाइएथिल सक्सीनेट का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन, डाइएथिल सक्सीनेट का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे CH2 COO C2H5, CH2 COO C2H5। और इसको आप क्या करेंगे कि H2O के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे, H2O के जल अपघटन करेंगे, तो क्या क्या बनेगा, तो ये हुआ डाइएथिल C2H5 और इसका कर दीजिए आप होल 2, इसका क्या कर दीजिए होल 2, डाइएथिल सक्सीनेट, इसका नाम आप याद रखेंगे डाइएथिल सक्सीनेट, और इसमें आप वाटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट में बनाएंगे आप इस प्रकार से लिखेंगे, इसको तोड़ देंगे ताकि लिखने में सुविधा हो, CH2 COOH और यहाँ CH2 COO C2H5, इस प्रकार से लिखेंगे। ये पहला रिएक्शन है, और प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये पहला रिएक्शन हुआ। क्या पहला रिएक्शन हुआ कि डाइएथाइल सक्सीनेट को आप H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराए, जल अपघटन कराए, तो पहला मिला CH2 COOH, यहाँ पर बॉन्ड दर्शाएंगे, यहाँ पर CH2 COO C2H5 लिखेंगे और प्लस C2H5OH, ऐसा पहले लिखें जल्दी से।
CH2 COO C2H5 का होल 2 प्लस H2O CH2 COOH CH2 COO C2H5 प्लस C2H5OH। और दूसरा जो नीचे में हम प्रोडक्ट में पहला लिखे उसको फिर लाएंगे दूसरा नंबर में CH2 COOH और फिर डैश यहां लिखेंगे CH2 COO C2H5 और फिर इसमें वाटर मिलाएंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे CH2 COOH फिर CH2 COOH प्लस फिर इथाइल अल्कोहल। तो इस प्रकार से आप दो भाग में इसको लिखेंगे कि डाएथिल सक्सिनेट का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कैसे होता है। जल अपघटन कैसे होता है इसके बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। तो दो उदाहरण, ये दूसरा आप याद रखेंगे डाएथिल सक्सिनेट को, वाटर तो आपको याद ही रहेगा, इधर वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद करने में दिक्कत है, एक दो बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपका इससे बनना शुरू हो जाएगा। तो टॉपिक का क्या नाम था आपका, टॉपिक का नाम था 22 नंबर और इसका नाम था कर्मागत अभिक्रियाएं। कर्मागत अभिक्रियाएं जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। और अगला जो होगा 23 नंबर, 23 नंबर जो होगा आपका यह होगा उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अब इसका इंग्लिश भी याद रखना जरूरी है कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं का इंग्लिश क्या होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का इंग्लिश होता है रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स REVERSE रिवर्स रिएक्शंस, रिवर्स रिएक्शंस। तो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक का नाम होगा रिवर्स रिएक्शंस, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो कर्मागत अभिक्रियाएं में ये ग्राफ बना देना है ABC और इसमें क्या लिखा हुआ है उसको हम लिख दिए, उसको दो बार पढ़ेंगे और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और NCERT का क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें आपको कर्मागत अभिक्रिया के बारे में बस इसी बात को सब्जेक्टिव में तो सेम टू सेम लिख देना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना है कि आपको ग्राफ में क्या सब बताए थे और थोड़ा बहुत जो सब प्रॉब्लम होते जाएगा वो आगे धीरे धीरे दूर करते जाएंगे। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कर्मागत अभिक्रियाएं। कुछ कुछ जो टॉपिक कम समझ में कभी कभी आता है तो उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका डिटेल्ड आंसर समझ में आता जाएगा, क्योंकि उसमें तोड़ तोड़ कर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको नेक्स्ट क्लास में सुना देंगे।